Hello and welcome, guys. So, in the previous class, what we have completed. So, यूनिट वन हमने कंप्लीट कर लिया था. बेसिकली क्लाउड फंडामेंटल्स. यूनिट वन में हमने समझा था कि क्लाउड फंडामेंटल्स क्या होते हैं और प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ये पूरी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी. इस लेक्चर में यूनिट टू हम खत्म करने वाले हैं. यूनिट टू बेसिकली हमारे मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज के फंडामेंटल्स और क्लाउड नेटिव के 12 फैक्टर एप्लीकेशन के कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं वो समझने वाले हैं. सो इट विल बी गुड. और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी रहेंगी, जैसे 12 फैक्टर्स में भी एग्जाम में पूछ सकते हैं. 12 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं टू फॉर क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस, और बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विसेज फंडामेंटल्स. तो हमने इन सब के बेसिक्स पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मोनोलिथिक क्या होता है. मोनोलिथिक नहीं डिस्कस किया था, माइक्रो सर्विसेज. ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में या डिज़ाइन अप्रोच में काम आती है. डिज़ाइन अप्रोच में एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन या लो लेवल डिज़ाइन या सिस्टम डिज़ाइन भी इसको बोलते हैं. इन सब चीज़ों में ये सब अप्रोचेस काम आती है कि सिस्टम आपका मोनोलिथिक आर्किटेक्चर फॉलो करता है या माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर फॉलो करता है. ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यूनिट टू हम स्टार्ट करने वाले. फर्स्ट विल स्टार्ट विथ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता क्या है. एप्लीकेशन आर्किटेक्चर मेन टॉपिक है कि अब आपके पास कोई एप्लीकेशन है तो उस कौन कौन सा आर्किटेक्चर पे वो बेस्ड हो सकता है. तो फर्स्ट इज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. व्हाट इज दिस? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है क्या बेसिकली? सो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इज अ सिंगल टायर्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. ठीक है, जिसमें कि सारे के सारे कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक यूनिफाइड प्रोसेस में रहते हैं. मतलब इन द सेंस कि आपके पास एक पर्टिकुलर फाइल है. फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की वेबसाइट है आपकी. तो ई कॉमर्स की वेबसाइट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं. एक आपका होम होम होता है. आप अमेजोन खोलोगे, एक होम होगा. एक आपका कार्ट का सेक्शन रहता है, कार्ट, जिसमें आप चीजें रख सकते हो अपनी. एक आपके पेमेंट का ऑप्शन रहता है, जिसमें पेमेंट क्लिक करते हो तो आप पेमेंट मेन्यू खुल जाता है आपका, किसमें पे करना चाहते हो, यूपीआई कार्ड वगैरह पेमेंट का. एक आपके अलग अलग कंपोनेंट्स भी रहते हैं, जैसे मल्टीपल सर्चेस के लिए अलग हो गया, और भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं. तो इफ ये सारे के सारे अलग अलग कंपोनेंट्स, ये सबका रोल्स भी डिफरेंट है ना. अब क्या कार्ट डिपेंडेंट है होम से? होम और कार्ट के बीच में क्या डिपेंडेंसी है? कुछ नहीं. कार्ट अलग चीज है, होम अलग चीज है. होम में लिस्ट डाउन होती चीज है, और कार्ट में बस हम चीजें स्टोर कर सकते हैं जो हम कार्ट में डालते हैं. तो ऐड टू कार्ट जिसमें करते हैं. तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स है, और अगर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे एक ही फाइल में, इनका कोड बेस एक ही जगह पे स्टोर हो, एक ही जगह पे कार्ड भी लिखा जा रहा है, उसका भी प्रोग्राम लिखा जा रहा है, एक ही जगह पे होम पे लिखा जा रहा है, सब चीजें एक ही पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड हो एक ही चीज पे, तो इस तरह के आर्किटेक्चर को बोलते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. ये मैंने काफी लेम भाषा में बोला है, मतलब काफी सिंपल समझाया, पर एक्चुअल में ये किस टाइप में काम करता है, इट्स लिटिल मोर लाइक कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो सिंगल टायर्ड आर्किटेक्चर है with all का components interconnected and run with a unified process. और इसका लार्ज कोड बेस रहता है, जैसे मैंने तो बताया सब चीजें एक ही में रहती है, तो कोड बेस ऑब्वियसली लार्ज होगा. टाइट कपलिंग ऑफ कंपोनेंट्स, यूआई यूएक्स, बेसिक बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस, ये तीनों चीजें इसके एक ही कोड बेस में रहती है. डेटाबेस भी, बिजनेस लॉजिक भी और यूआई यूएक्स भी, तीनों एक ही कोड बेस में. तो ये ऑब्वियसली टाइट कपलिंग कंपोनेंट्स इसमें रहते हैं. सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज, यानी कि एक ही जगह पे डेटा स्टोरेज सेंट्रलाइज्ड रहता है, ये बता दिया. एडवांटेजेस भी होते हैं क्या? सिंपल टू डेवलप. अब एक ही चीज में आपको अलग अलग कंपोनेंट बनाने नहीं, एक ही कंपोनेंट आप कर रहे हो तो आपका एक ही सिंगल कोड बेस में आप मल्टीपल चीजें कर रहे हो, तो डेवलपमेंट ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी नहीं है. अभी क्या है, मल्टीपल आप कंपोनेंट्स बनाओगे तो इंटरकनेक्टिविटी करना पड़ेगा आपको, इसके से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसकी रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी इस कंपोनेंट पे. मान लो कोई चीज इस कोड बेस में है और उसका कोड इसमें लिखा हुआ है, तो आपको रेफरेंसिंग में इसको स्विच करना पड़ेगा. तो थोड़ा सा डेवलपमेंट में थोड़ा दिक्कत होता है. टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, इन सब चीजों में भी काम आता है. सिंगल कोड बेस है, सिंगल इसको रन करो, पूरी फाइल एक बार में रन हो जाती है. ईजियर डिबगिंग एंड इन स्मॉल एप्लीकेशंस. हाँ, अगर आपके पास एक स्मॉल एप्लीकेशन है, बहुत ही छोटा एप्लीकेशन, जिसमें कि मुश्किल से 5 6 7 प्रोडक्ट है आप में, या ज्यादा थोड़े से कम है, तो उसमें क्या है, एक सिंगल जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर वो हेल्पफुल रहता है इन सब चीजों में. कि आपका एक छोटा सा कोड बेस है, उसमें आपके सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट डाउन है, तो आपको मल्टीपल बनाने की जरूरत नहीं है, आपका एक काम हो जाता है. डिफिकल्टीज क्या रहती है? डिफिकल्ट टू स्केल एंड मेंटेन एज द एप्लीकेशन ग्रोज. जैसे जैसे आपका एप्लीकेशन ग्रो होता है, उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्केल करना मुश्किल हो जाता है. अब उसमें जैसे अमेजोन हो गया, अमेजोन इस पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि अमेजोन का एक सिंगल कोड बेस, समझ रहे हो, इतने सारे आइटम्स को लिस्ट डाउन करने के लिए और पेमेंट संभालना, कभी पेमेंट में ज्यादा आ गया, कभी ज्यादा पब्लिक आ गई, तो पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश कर सकता है. चेंजेस टू वन पार्ट दैट कैन अफेक्ट द एंटायर सिस्टम. यस, अगर मैंने मान लो कुछ चेंजेस किए उसमें, कार्ट में मैंने कुछ चेंज किया और इस केस कुछ गलतियां हो गई, तो क्या पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा अपना. कार्ट तो
क्रैश कार्ड में चेंजेस किए, पर क्या है पूरा होम, पूरा पेमेंट, सब चीजें क्रैश कर जाएगी। तो ये सबसे मेन दिक्कत थी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की। जैसे ट्रेडिशनल ई कॉमर्स एप्लीकेशन, जैसे लेगेसी सिस्टम्स, ये सब जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस थे वो मोनोलिथिक पे बेस्ड थे। पर अब हमने मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को छोड़ के डिस्ट्रीब्यूटिव आर्किटेक्चर में मूव कर गए हम। डिस्ट्रीब्यूटिव आर्किटेक्चर में क्या होता है, अ सिस्टम वेयर कंपोनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स एंड बट आल्सो सिस्टम्स वर्क टुगेदर एज अ सिंगल एंटिटी। यही है कि आपको जो एक पर्टिकुलर सर्वर पे रन कर रहा था वो मल्टीपल सर्वर्स में मल्टी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम करता है ये चीज। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स का इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन लाइक वर्चुअल सॉरी नेटवर्क प्रोटोकॉल से सब रिलेटेड रहते हैं एक दूसरे से। डेटा वर्कफ्लो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो क्या है, दिक्कतें नहीं होती। एडवांटेजेस दो, स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, और रेजिलियंस बढ़ जाता है, यानी कि फेलियर, जो एक कंपोनेंट क्रैश करने पे पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होता, रेजिलियंस बढ़ जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है जैसे मेरे को बताया था, और डेटा इनकंसिस्टेंसी की, मान लो एक में कुछ दिक्कत हो गया और क्या है, दूसरे में आप ऑटोमेटिक चेंजेस में करने में दिक्कत होती है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। डीबगिंग एंड टेस्टिंग आर मोर चैलेंजिंग। हमें क्या है, जल्दी जल्दी बोलने के चलते ना कभी कभी प्रोनाउंसिएशन दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मेरे को बहुत चीजें पूरे यूनिट समझाना पड़ता है एक वीडियो में। इस पूरे क्लाउड को समझाने में अप्रोक्सीमेटली 6 महीने लगते हैं। अब मैं आपको पूरे 6 महीने कंटेंट एक वीडियो में दे रहा हूँ, 6 वीडियो में दे रहा हूँ। दैट इज अ डिफरेंट थिंग यार, इट इज डिफिकल्ट। तो मेरे को तेज बोलना ही पड़ता है। सो डिबगिंग एंड टेस्टिंग आर मोर चैलेंजिंग, इसमें काफी, क्योंकि आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स रहेंगे, आप एक कंपोनेंट्स में कितनी गलतियां हो गई तो दूसरे कंपोनेंट्स में कैसे निकालोगे। उसको डिबगिंग थोड़ा चैलेंजिंग हो जाती है, टेस्टिंग थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। जैसे पीयर टू पीयर नेटवर्क और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स होगा, सीडीएन्स, इन सब चीज में डिस्ट्रीब्यूटिव आर्किटेक्चर यूज होता है। अब थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव आर्किटेक्चर के टाइप्स में समझते हैं। एक ही डिस्ट्रीब्यूटिव आर्किटेक्चर का ही एक एप्लीकेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज, जिस पे हमने बात करा था, माइक्रो सर्विसेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। सब के सब माइक्रो सर्विसेज यूज करते हैं। कौन कौन यूज करता है पहले समझते हैं। नेटफ्लिक्स यूज करता है, अमेजॉन यूज करता है, उबर यूज करता है, सब के सब जितने भी आज के टाइम में जो भी एप्लीकेशन है माइक्रो सर्विसेज यूज करते हैं। समझते हैं माइक्रो सर्विसेज होता क्या है। इट इज आर्किटेक्चर स्टाइल, एक आर्किटेक्चर स्टाइल है वेयर एप्लीकेशन बिल्ड्स as a collection of small independent and loosely coupled services. This is important. जैसे हमारे पास एक एप्लीकेशन है अमेजोन का, ऐसा अमेजोन किसी टाइप में होता है ना, स्माइल रहती है, तो ठीक है, अमेजोन की इस टाइप में एप्लीकेशन है। अब इसमें हमारे पास कार्ट है, इसमें हमारे पास कार्ट सिस्टम, फिर पेमेंट का अलग ऑप्शन रहता है, फिर होम का अलग ऑप्शन रहता है, फिर और भी चीजें आजकल तो पेमेंट ऑप्शन भी आ गया ना, अमेजोन पे भी आ गया है, उसका भी अलग मान लो। तो इस टाइप में मल्टीपल कंपोनेंट्स बेस्ड होते हैं। इसका मान लो ये पेमेंट का था, अब पेमेंट में कुछ मैंने कुछ चेंज किया, इसमें कुछ खराबी आ गई, तो क्या ये सब कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन और मान लो इस कंपोनेंट में कुछ सही करना है, इस कंपोनेंट में चेंज किया मैंने, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फायदा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ईच सर्विस हैंडल्स अ स्पेसिफिक बिजनेस कैपेबिलिटी। बिल्कुल। सर्विस कंप्यूट कम्युनिकेट विया एपीआईज। हाँ, अब जैसे ये सर्विस है एक, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। हाँ, मान लो ये एक सर्विस है और ये एक सर्विस है जो मेन सर्विस है, या एक ये सर्विस है, इन दोनों कम्युनिकेशन करना है एक दूसरे को, या इन दोनों करना है, तो एपीआईज के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, एपीआईज के थ्रू रेस्ट और मैसेजिंग एपीआई होती है। तो ये जो इसकी कैरेक्टर, इसके मतलब इसके बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि अगर अलग अलग कंपोनेंट्स वो एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, और ईच सर्विसेज हैंडल अ स्पेसिफिक बिजनेस कैपेबिलिटी। हर एक अपने आप में इंडिपेंडेंट, मैंने बताया था ना, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। लूजली कपल्ड मीन्स कनेक्टेड भी रहते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं होते, और स्मॉल कलेक्शंस में सारे सारे कंपोनेंट डिवाइड होते हैं। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट होता है सब में, डिप्लॉयमेंट इंडिपेंडेंट होता है, स्केलिंग भी इंडिपेंडेंट होती है। ये सब चीजें ऐसी चलती है। फिर एडवांटेजेस वही है, फ्लेक्सिबल होता है कि सर्विस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजीज यूज कर सकती है। स्केलेबिलिटी, क्योंकि ईच अलग अलग सर्विसेज है तो क्या सब इंडिपेंडेंट हो, स्केलेबिलिटी दिक्कत नहीं करेगी। फॉल्ट आइसोलेशन या रिजिलियंस बोल सकते हो आप इसको, यानी कि एक में कुछ दिक्कत हुई तो बाकी में दिक्कत नहीं होगी। डिसएडवांटेजेस भी कुछ है, क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, बिल्कुल इतने सारे कंपोनेंट्स बनाओगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। रिक्वायर्स रॉबस्ट मॉनिटरिंग एंड ऑर्केस्ट्रेशन, लाइक क्यूबरनेटिक्स वगैरह में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है इन सब चीजों में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है और रॉबस्ट मॉनिटरिंग क्या होती है, मतलब आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि आपको किस कंपोनेंट में सबसे ज्यादा लोड आ रहा है। मान लो इस कंपोनेंट में ज्यादा पब्लिक आ रही है, अब क्या है कि ये, अब मोनोलिथिक में क्या होता है, मोनोलिथिक में एक सिंगल था, तो आप बोल सकते हो कि हाँ इसका मेरे को लोड, एक होता है कॉन्सेप्ट लोड बैलेंसर का, कितनी पब्लिक आ सकती है, तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि मान लो इसमें 1000 लोग आ सकते हैं। तो क्या है, अगर 1000 लोग आएंगे और मान लो 1000 लोग आ भी गए इसमें, और ये भरने वाला है अप्रोक्स, मतलब 70% फुल हो गया है, 700 लोग आ चुके हैं मान लो, ठीक है, 700 लोग आ चुके हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको इसकी स्केल बढ़ा सकते हो कि हाँ और पब्लिक आ रही है, तो मैंने सर्वर का और थोड़ा सा ले लिया, तो मैं, मेरे को पता है कि मेरे पास एक सिंगल यूनिट है तो मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। पर क्या है, जब इसमें मल्टीपल
15 20 50 कंपोनेंट्स हमारे पास है, तो हमें ईच कंपोनेंट्स को अच्छे से मॉनिटर करना पड़ता है कि कहीं एक कंपोनेंट में ज्यादा लोड तो नहीं आ रहा। अगर उसमें लोड आ रहा है तो हम लोग उस कंपोनेंट को ही बढ़ाएंगे, पूरे सिस्टम को नहीं बढ़ाएंगे ना। तो ये आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। रिक्वायर्स कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स यूज होते हैं इसमें, कुबरनेटिस यूज होता है। अभी कुबरनेटिस क्या होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स क्या होती है, एग्जाम्पल आपका नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, उबर, ये सब चीजें इसको यूज करते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को। थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। अभी इंटरेस्ट आ रहा है तो थोड़ा आपको बता ही देता हूँ। आ रहा है नहीं आ रहा मेरे को पता नहीं चल रहा, पर फिर भी तो जब इसमें क्या था, मोनोलिथिक में क्या था, हमें पता चल जाता कि हाँ अगर इतना यूजर आ रहा है, 700 हो चुके हैं, 1000 का कैपेसिटी था, 700 हो चुके हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1000 और ऐड कर सकता हूँ, या मल्टीपल और सर्वर खरीद सकता हूँ कि मेरे को और चाहिए, मेरे को सर्वर स्पेस, तो मैंने और ले लिया, तो क्या और यूजर भी इसमें स्टोर हो सकते हैं, तो मेरा सिस्टम सर्वर क्रैश नहीं होगा। पर इसमें क्या है, मल्टीपल कंपोनेंट्स है अपने पास, अब हर कंपोनेंट को हम देख नहीं सकते, तो हम इसको ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेट कैसे करते हैं हर्ष? सो देखो, ये हमारा मेन यूनिट है और ये कनेक्टेड है फॉर सपोज एक किसी कंपोनेंट से, और ये कंपोनेंट है फॉर सपोज, मान लो कोई सेल का पेज आ गया, सेल। अब क्या सेल में क्या है, लोग बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है, तो हमने टारगेट किया था कि सेल में 1000 लोग आएंगे इस कंपोनेंट पे। तो हमारा ये जो इसका जो सर्वर कॉस्ट था वो 1000 लोगों को संभालने का था, सर्वर की जो स्टेबिलिटी थी 1000 तक थी। अब क्या है, 700 लोग आ चुके हैं इसमें। अब क्या है, ये 500 इससे भी ज्यादा हमारे पास फॉर सपोज कंपोनेंट है, तो अब मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगा। और 1000 से भी ज्यादा लोग इसमें अगर आ गए, अभी 700 है सॉरी, 700 लोग आए हुए हैं, या 1000 अगर आ गया, तो ये तो पूरा क्रैश कर जाएगा ये कंपोनेंट। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इसके बीच में एक लोड बैलेंसर का। ये है एक लोड बैलेंसर। अब ये लोड बैलेंसर क्या करता है, अब ये देखता है कि अच्छा इस सर्वर में 700 लोड, ये 70% तक का वेट करता है। अच्छा 1000 की कैपेसिटी है, 700 70% कितना हुआ, 700, मान लो 700 तक लोग आ चुके हैं। अब जैसे ही 700 हिट करता है, ये अपने जित सर्वर है उसका साइज का ऑटोमेटिकली एक सर्वर अलॉट कर देता है इसको, ताकि अब ये 1000 था, अब ये 1000 और हैंडल कर सकता है। अभी 700 आए और बाकी 300 और आएंगे, तो अभी इसमें रीडायरेक्ट हो जाएंगे सेम चीज को। इसको बोलते हैं स्केलिंग, इसको बोलते हैं स्केलिंग। ये काम कौन करता है, ये लोड बैलेंसर करता है, ये एक लोड बैलेंसर यूनिट आती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। और ये जो करता है, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसका नाम है कुबरनेटिक्स। और आज के डेट में यही गूगल, सॉरी जियो सिनेमा, जो मैं आपको बता रहा था कल की क्लास में, जियो सिनेमा आज के टाइम में यही करता है, कुबरनेटिक्स यूज करते हैं, इसको बोलते हैं के8 इंजन। तो ये दिस इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेशन। और ये लोड बैलेंसर का काम होता है कि आप देखो कि आपका लोड की कैपेसिटी कितनी है और कितने लोग आ चुके हैं, उसके हिसाब से आप खुद का एक सर्वर या खुद के एडिशनल सर्वर चीजें खुद से कर सकते हो। ऑर्केस्ट्रेशन करना, उसमें मुझे मॉनिटरिंग करने के लिए हेल्प हो जाती है, दिक्कत नहीं होती। मेरे को बार बार हर एक कंपोनेंट को देखना नहीं पड़ता कि ये फुल हुआ, ये फुल नहीं हुआ। तो अब डिजाइन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, लाइक ईच सर्विस फोकस ऑन अ स्पेसिफिक टास्क। हाँ, ये प्रिंसिपल्स होती है, यानी कुछ कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हर एक जो कंपोनेंट हो एक पर्टिकुलर टास्क ही करेगा, पेमेंट सिर्फ पेमेंट करेगा, उसमें प्रोडक्ट का कोई डिटेल्स नहीं आएगा, होम पेज सिर्फ प्रोडक्ट दिखाएगा, वो पेमेंट नहीं करेगा। तो एक पर्टिकुलर चीज एक पर्टिकुलर काम करती है। एपीआई फर्स्ट डिजाइन, क्लियरली डिफाइन द एपीआई फॉर सर्विस कम्युनिकेशन। अब ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, मल्टीपल कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं, तो हमें एपीआई डिफाइन करनी पड़ेगी ना, कि इस एपीआई से, एपीआई बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये क्या होता है, बेसिकली आप समझो, अभी के टाइम मैं बताऊंगा इसमें डिटेल में भी। अभी के टाइम पे ये एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, इन दोनों को बात करने के लिए एक, हम लोग कैसे बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज के थ्रू या वॉइस के थ्रू बात करते हैं हम लोग, या रिटर्न में भी बात कर सकते हैं। तो हम लोग जो बात करने का जो मीडियम है हमारे लिए, फॉर सपोज स्पीकिंग है, स्पीकिंग में हमारी एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। जैसे क्या है, एक बेसिक कम्युनिकेशन पे है, तो पहले मैं बोलूंगा हाई, अब सामने से एक्नॉलेजमेंट आएगा हाई, फिर मैंने बोला कोई पर्पस, तो फिर एक्नॉलेजमेंट और उसके साथ उसका रिस्पॉन्स भी आता है। तो ये एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है बात करने का। पर यही काम कंपोनेंट्स में किस टाइप में होता है, तो एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपीआई। ये प्रोटोकॉल के थ्रू हम बातचीत होती है कि इसको कुछ चाहिए तो ये इसको वो चीज का रिस्पॉन्स देना है। ये एपीआई अब किसको क्या चाहिए, वो सब चीजें उसमें ऑटोमेट करनी पड़ती है, और वो एपीआई के डिजाइनिंग में आती है। तो ये एपीआई डिजाइनिंग, क्योंकि आपके पास कंपोनेंट तो आपने बना लिया, आपने ये बता दिया कि हाँ कंपोनेंट मेरा बन गया, फिर मेरे को एपीआई डिजाइन भी कर ली, बातचीत कैसे करेंगे। अब डिसेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट करना है, यानी कि पूरे का पूरे डेटाबेस को आपको मैनेज करना है, इसको बोलते हैं पॉलीगॉट परसिस्टेंस। और मतलब बेसिकली अपने जो कंपोनेंट्स है उसमें आपको डेटा कहाँ जाएगा वो मैनेज करना है। इवेंट ड्रिवन कम्युनिकेशन करनी है, यानी कि स्केलेबिलिटी, मतलब कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस इस टाइप में स्टेटलेसनेस होनी चाहिए, यानी कि एक्सटर्नल स्टोरेज ऑफ फॉर स्टेटफुल, एक्सटर्नल स्टोरेज फॉर स्टेटफुल डेटा में रिलाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसका भी बताऊंगा ये चीजें क्या होती है स्टेटलेस वगैरह। सो कम्युनिकेशन के कुछ कुछ नियम होते हैं। एक होता है
स्टेटफुल कम्युनिकेशन, एक होता है स्टेटलेस कम्युनिकेशन। स्टेटफुल मतलब बेसिकली जैसे ये स्टेटफुल है SF और ये स्टेटलेस है। स्टेटफुल में क्या होता है, आपका जो भी प्रोटोकॉल होता है, जो भी आपको बात करना है, जैसे कि आपको बात करना है हाय, उसके बाद आप बोलोगे हेलो या कोई काम हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, कोई भी क्वेरी। तो ये एक सीक्वेंस होना चाहिए ना, पहले हाय बोला, फिर आपने अपने काम बोला या वर्क बोला, कुछ भी। तो ये एक सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं स्टेटफुल। स्टेट के साथ आप सीक्वेंस ब्रेक नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ पहले अपने काम पूछे फिर बोला आपने हाय, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेटफुल। पर ये इस टाइप में प्रिंसिपल्स में, माइक्रो सर्विस में हम स्टेटफुल यूज नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज नहीं करते। हम क्या यूज करते हैं, हम स्टेटलेस यूज करते हैं, एसिंक्रोनस यूज करते हैं। ये सिंक्रोनस है, हम एसिंक्रोनस यूज करते हैं। मतलब मान लो इसको एक टास्क है, जैसे इसको पहला टास्क मिला पेमेंट करने का, फिर टास्क मिला इसको होम में जाने का, यूजर ने सिलेक्ट किया। अब इसमें थोड़ी डिफरेंस है, इसमें स्टेटलेस काम करेगा कि आप पेमेंट के बाद होम में नहीं आ सकते। पर बहुत सारे प्रोटोकॉल, इसलिए मैं इसमें बताया कि थोड़ी समझने वाली चीज है। इसमें दोनों चीजें काम करती है, स्टेटलेस भी काम करती है कहीं कहीं और स्टेटफुल भी काम करती है। जहां पेमेंट पे बात आ गई तो वहां स्टेटफुल काम कराते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है नेटवर्किंग का, यूडीपी और टीसीपी आईपी का। टीसीपी आईपी स्टेटफुल होती है और यूडीपी जो होता है वो स्टेटलेस होती है। तो स्टेटलेस जब हम लोग को पेमेंट करानी होती है तो हम लोग टीसीपी को फॉलो करते हैं, टीसीपी आईपी को। और जब हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन करते हैं यूडीपी को फॉलो करते हैं, क्योंकि यूडीपी फास्टर होता है, टीसीपी आईपी स्लोअर होता है। आप पढ़ोगे कंप्यूटर नेटवर्क में, शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेमेस्टर होगा। तो ये चीज होती है कि जब हम लोग को एसिंक्रोनसली काम करना पड़ता है। मान लो इसने मल्टीपल टास्क जनरेट किए, ये टास्क, ये टास्क, ये टास्क। अब मैं अगर वेट करता रहूंगा कि पहले ये टास्क खत्म होगा, फिर ये टास्क खत्म होगा, तो फिर ये टास्क खत्म होगा, सीक्वेंस का वेट करता रहूंगा, तो ये टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि सीक्वेंस का वेट ना करे, जो टास्क इसको मिलता है वो सीधा असाइन हो जाए मेन कंपोनेंट में या जहां जाना चाह रहा है। उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस और स्टेटलेस कम्युनिकेशन। दिस इज अ थिंग, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर भी। तो ये तो मैं आपको एक बेस समझा दे रहा। नेक्स्ट इज क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस। एक बार इसको समझ लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विसेज दोनों कर लिए। मोनोलिथिक में क्या होता है, यूजर इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक और डेटा एक्सेस लेयर, ये तीनों के तीनों एक ही जगह पे रहते हैं और ये कनेक्टेड रहते हैं डेटाबेस से। ठीक है। और माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, यूजर इंटरफेस मेन, जो यूजर जिससे इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्शन के साथ एक माइक्रो सर्विस, मान लो पेमेंट, फिर होम पेज या कुछ और इस टाइप में अलग अलग माइक्रो सर्विसेज पे यूजर इंटरफेस के थ्रू डायरेक्ट होगा यूजर। और हर एक इंटरफेस अपने आप से एक डेटाबेस से कनेक्टेड रहता है। दिस इज माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग माइक्रो सर्विसेज पे अपना अलग अलग लोड आता है, जो कि एक सिस्टम को मोर स्केलेबल बनाता है, रिजिलियंट बनाता है, ये सब चीजें होती है। अब हम बात करते हैं क्लाउड नेटिव पे। इसको हम समझते हैं क्लाउड नेटिव पे। क्लाउड नेटिव होता क्या है? सो क्लाउड नेटिव इज अ एप्लीकेशन डिजाइन टू लिवरेज क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिट्स। बस, क्लाउड नेटिव एक तरह से एप्लीकेशन जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स को यूज करके बनाया जाता है। क्या बेनिफिट्स होती है? स्केलेबिलिटी, क्लाउड के सारे जो एप्स बनते हैं स्केलेबल होते हैं। इलास्टिसिटी, कि उसमें क्या है, कितने भी लोग आ सकते हैं और फॉल्स दिक्कतें नहीं होती, इसलिए रिजिलियंस, इसमें मान लो मल्टीपल यूजर्स भी आ गए तो वो क्रैश नहीं करते। तो अब क्लाउड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला क्या है, कंटेनराइज्ड, डायनेमिक ऑर्केस्ट्रेशन, दो चीज। तीसरी, माइक्रो सर्विसेज ओरिएंटेड, फिर डेवऑप्स इंटीग्रेटेड। अब ये चीजें क्या है, ये अपने आप में ही एक टॉपिक है, अपने आप में ही एक यूनिट है। ओके, तो पहले समझते हैं कंटेनराइजेशन क्या होता है। कंटेनराइजेशन, इसमें क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल समझो, मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ अपने पिछले एडब्ल्यूएस वगैरह में कि कंटेनराइजेशन कैसे करते हैं, कंटेनर कैसे बनाते हैं, डॉकर कैसे यूज करते हैं। मैं इसको इजी भाषा में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एप्लीकेशन है, ये आपके पास एक एप्लीकेशन है, आपने बनाया पाइथन की फाइल, ये आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको इसको रन करना है अपने मशीन पे, क्लाउड पे रन करना है आपको। तो क्लाउड पे रन करने के लिए आपको क्या, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला तो आप अपनी खुद की वर्चुअल मशीन बनाओ, खुद का वर्चुअल मशीन बनाओ। और एक वर्चुअल मशीन का जो कॉस्ट आता है इसमें, EC2 इंस्टेंस बनाना बोलते हैं जिसको, उसमें एक वर्चुअल मशीन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप खुद का डालोगे, तो ये सब काम करने के बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेमोरी होगा वो 4 GB तक रहता है, 4 GB। तो आपके क्लाउड में 4 GB तो बस ऑपरेटिंग सिस्टम लग गया। पर मैं आपको बोलूं कि आप इतना ना करके आप एक कंटेनर यूज करो। कंटेनर में क्या होता है, सिर्फ 73 MB का स्पेस यूज कर सकते हो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में, और बहुत सारी चीजें आपको कंटेनर से मिल जाएगी। कंटेनर्स
के थ्रू मिल जाएगी। तो इस तरह से क्या है, आप अपने प्रोग्राम्स को अपने डिपेंडेंसीज के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें 73 MB क्यों है और इसका 4 GB क्यों? तो 4 GB में क्या है, आपके पूरे के पूरे फीचर्स इसमें डल गए आपके वर्चुअल मशीन पे, और 73 में आपके कोई फीचर्स नहीं डले। आपको जो फीचर का काम है आप इंस्टॉल कर लो, यही है। आपका एक बेस वेरिएंट आ चुका है, उसके ऊपर आपको जितने भी फीचर्स का काम है, फॉर एग्जांपल मुझे मैटप्लॉटलिब का काम है तो मैं मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल कर लूंगा। मुझे टेंसर फ्लो काम है, मैं टेंसर फ्लो इंस्टॉल कर लूंगा। अलग अलग मॉड्यूल्स जैसे जिसका मुझे काम है वो इंस्टॉल कर लूंगा। पर 4 GB में क्या है, मुझे सब कुछ इंस्टॉल्ड मिलेगा, सब कुछ, मुझे कुछ करना नहीं है। तो मैं इसको यूज करूंगा क्योंकि मुझे मान लो 10 चीजों का काम है, तो मैं क्यों 1 लाख चीजें इंस्टॉल रखूं अपने में? सोचो ना, मुझे 10 चीजों का काम है तो मैं 10 चीजें इंस्टॉल कर लूंगा अपने से। मुझे 1 लाख की जरूरत नहीं है, और ये भी मेरे को ऑटोमेटिक करके दे देगा ये। दिस इज द फायदा ऑफ कंटेनराइजेशन, ये फायदा होता है। तो ये आपको क्लाउड नेटिव के एप्लीकेशन में मिलता है, कंटेनराइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। फिर डायनेमिक ऑर्केस्ट्रेशन मैंने अभी डिस्कस कर लिया, कुबरनेटिस कैसे चीजें होती है। मैंने आपको बताया डायनेमिकली क्या होता है, जैसे उसमें बढ़ता है, ऑडियंस बढ़ जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली एक नया नया मॉड्यूल या नया ऑपरेशन क्रिएट कर देता है, जिसमें कि जो यूजर्स है वो रिडायरेक्ट हो जाते हैं। डायनेमिक ऑर्केस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देता है। फिर माइक्रो सर्विसेज ओरिएंटेड, कि ये पूरी तरह से अलग अलग कंपोनेंट्स इसमें माइक्रो सर्विसेज में डिवाइडेड रहते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया इसमें इंप्लीमेंटेड रहता है। नेक्स्ट इज डेवॉप इंटीग्रेटेड, डेवॉप्स इंटीग्रेटेड। डेवॉप्स क्या होता है? डेवॉप्स इज कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी। कॉन्टिन्यूअस CI/CD पाइपलाइन बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी और इंटीग्रल। मतलब कि इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शॉप है, ठीक है, और मेरे पास आउटपुट मान लो, एक प्रोग्राम है, आउटपुट है, ये प्रोग्राम मान लो शॉप की जगह, मतलब मेरे पास कोई प्रोग्राम है, ठीक है। अब प्रोग्राम आउटपुट शो करता है, मुझे पता है। अब इसके बीच में मुझे अलग अलग इंटरमीडिएट काम करने पड़ते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में मान लो कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ गई, फिर मेरे को कुछ और करना पड़ गया, फिर मेरे को कुछ और करना पड़ गया, उसके बाद आउटपुट दिखाना है। तो एक तरीका है कि अब ये एक आपको दिख रहा है, ऐसे मेरे पास 10 100 है, 100 ऑपरेशन है, आउटपुट मेरे को दिखाना है, आउटपुट दिखाना है, और इसमें अलग अलग इंटरमीडिएट चीजें हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मैं सब सारे के सारे ऑपरेशंस को खुद इसको रन करूंगा पहले, फिर इसमें जाके कुछ काम करना पड़ेगा, उसको मेरे को करना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसमें रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, इसमें मेरे को रन करना पड़ेगा, फिर इसमें रन करना पड़ेगा, फिर आउटपुट मेरे को दिखाना पड़ेगा। ये मैं खुद से हैंडल करूं, या तो मैं पूरी चीजें को ऑटोमेट कर दूं। और ऑटोमेट कैसे करते हैं? कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी से। CI/CD पाइपलाइनिंग बोलते हैं इसको। हम एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं कि स्ट्रक्चर के बाद डेटा का फ्लो किस टाइप में होने वाला है। पहले प्रोग्राम से डेटा निकलेगा, फिर इंटरमीडिएट में जाएगा, उसमें उसको ये चीजें मिलेंगी, तो ये काम उसको करना है, फिर वो इसके पास जाएगा, फिर उसको ये काम करना है। ये हम चीजें हम उसको बता रहे हैं, ऑटोमेट कर दे रहे हैं पूरी तरह से। तो ये चीजें से क्या होगा, स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है, टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ऑटोमेटिक चीजें काम करने लगेंगी, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं CI/CD पाइपलाइनिंग को सेट करना, इसको बोलते हैं CI/CD पाइपलाइनिंग, कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी एंड कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी की पाइपलाइनिंग को सेट करना। और ये आपको फायदा देता है क्लाउड नेटिव के एप्लीकेशंस। क्लाउड नेटिव के एप्लीकेशंस आपको फायदे देते हैं, ये 4 फायदे देते हैं: कंटेनराइजेशन, डायनेमिक ऑर्केस्ट्रेशन, डायनेमिक माइक्रो सर्विसेज ओरिएंटेड, और डेवऑप्स इंटीग्रेशन। इसके लिए मैं ये भी रखा है। यस, डेवऑप्स देती है, कंटेनर्स बनाने में हेल्प करती है, CI/CD पाइपलाइनिंग में हेल्प करती है, माइक्रो सर्विसेज में हेल्प करती है। क्लाउड नेटिव के एप्लीकेशंस, ये आप डायग्राम में बना के आ सकते हो एग्जाम में, ठीक है। फिर ये आपके डेवलपमेंट के स्टेप्स बता देते हैं आपको। पहले आपने चीज़ों को ऑटोमेट किया, स्केलिंग किस टाइप में होगी ये आपने किया, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपने क्या था, कंटेनर्स बनाना था, हमने पहले स्केल किया। फिर हमने CI/CD पाइपलाइनिंग सेट की कि हाँ स्केल तो कर लिया, अब कौन सी चीजें कहाँ जाएगी पूरी पाइपलाइनिंग सेट कर दी। कंटेनराइज कर दिया कि पूरी चीजों को कंटेनराइज कर दिया, फिर इंप्लीमेंट कर दिया अपने मैश में, यानी कि इसमें ये कर दिया डेवऑप्स के थ्रू यूज या माइक्रो सर्विसेज के थ्रू यूज कर दिया कि किस टाइप में चीजें होने वाली। फिर मॉनिटर कर रहे हो आप, लॉगिंग कर रहे हो, इस टाइप की पूरी चीजें कर रहे हो। तो एक पूरी तरह से टाइमलाइन बना दिया हमने कि क्लाउड नेटिव की एप्लीकेशन काम कैसे करती है। इसको आप अपने अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं एग्जाम के ये बना के आ जाना, और इसके बारे में थोड़ा समझा देना बस। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो हमारा है कि 12 फैक्टर एप्लीकेशन क्या होता है। 12 फैक्टर एप्लीकेशन ये क्या होता है? तो इट इज अ मेथडोलॉजी, ये एक मेथडोलॉजी है टू सेट द बेस्ट प्रैक्टिस इन बिल्डिंग क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन बनाने के लिए एक मेथडोलॉजी है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं, 12 स्टेप्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना है कोई भी क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन बनाने के लिए। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन में ये आपके की कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, ठीक है। अब क्या है, ये टॉपिक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसके लिए मैंने ये इसका एग्जांपल है। फर्स्ट होता है कोड बेस, फिर डिपेंडेंसीज, फिर कॉन्फ़िगरेशन, बैकिंग सर्विसेज, ये सारी चीजें रहती है अपने 12 फैक्टर में। इसको मैं एक
बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ये कोई टीचर आपको बताता नहीं है एक्चुअल में। ये मैं आपको पूरी अच्छे से समझाऊंगा कि ये स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा किस टाइप में चीजें काम करती है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको एक स्टोरी समझनी पड़ेगी इसके इसके लिए। स्टोरी ये होता है, उससे मैं कनेक्ट करूंगा। स्टोरी ये है कि एक बार की बात है, हमारे पास हमारे पास कोड बेस रहेगा। कोड बेस इन सेंस कुछ भी हो सकता है, मेन डॉट पाई या एच टी एम एल, मान लो एच टी एम एल सब यूज करते हैं। एच टी एम एल का एक फर्स्ट फाइल है हमारे पास, ठीक है। अब इस फाइल को यूजर बना रहा है, एक यूजर, नंबर वन यूजर, फिर नंबर टू यूजर, नंबर थ्री यूजर, मल्टीपल लोग हैं जो इस फाइल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज कोड बेस, तो हमारे पास एक कोड बेस होता है, वन कोड बेस हर एप्लीकेशन का, जिसमें कि वर्जन कंट्रोल हो रहा है, यानी कि जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं वो सब चीजें स्टोर हो जा रही है कि हाँ यूनिट यूजर वन ने ये काम किया, यूजर टू ने कुछ और काम किया, यूजर थ्री ने कलर चेंज किया, सीएसएस पे काम किया। इस टाइप की चीजें एक फाइल में ये सब काम हो रहा है। कोड बेस फर्स्ट हो गया। सेकेंड थिंग इज डिपेंडेंसी। अब जब भी कोड बेस स्टेब्लिश होता है, ठीक है, कोई भी कोड बेस स्टेब्लिश हुआ, अब वो कुछ डिपेंडेंसीज को तो डिमांड करेगा ना यार। जैसे मान लो एचटीएमएल में मुझे डिपेंडेंसी है बूटस्ट्रैप की, सीएसएस में बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसी चाहिए होती है, तो ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे रेफर करेगा, उसका सीडीएम को रेफर करेगा। या गूगल ट्रांसलेट की डिपेंडेंसी चाहिए, तो मेरे को गूगल ट्रांसलेट के एपीआई के थ्रू वो हो जाएगा, डिपेंडेंसी चाहिए। तो इस टाइप में एक डॉक्यूमेंट, एक कोड बेस की अलग अलग डिपेंडेंसीज होती है, तो अभी डिपेंडेंसीज को रेफर किया। अब ये डिपेंडेंसीज को रेफर करने के बाद ये क्या करता है, ये बैकिंग सर्विसेज को देखता है अपने, कि कौन से सर्विसेज में सेट, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन को देखता है कि ये सब चीज़ें तो हम कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ये सब चीज़ें कहाँ स्टोर्ड रहेगी। बेसिकली उसकी डिपेंडेंसीज को आइसोलेट करना, कि जैसे हमारे रिएक्ट में होता है पैकेट डॉट जेसन फाइल, उस वो फाइल क्या करता है कि हमारे जितने, मान लो ये डिपेंडेंसी नंबर वन है, ये टू है, इसकी रिपोर्ट रखता है कि वन भी हमारे में इंक्लूडेड है, टू भी इंक्लूडेड है, थ्री भी इंक्लूडेड है, ऐसे मल्टीपल चीजें इंक्लूडेड है, और ये के सारे इस एक फाइल में रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। हमारा 3 पॉइंट कवर हो चुका है, देख रहे हो आप? मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ, ये कोई नहीं कराता इतना, कहीं पर देख लो आप। चैलेंज, कोड बेस पहला था। डिपेंडेंसीज हमने देख ली, अलग अलग डिपेंडेंसीज होती है। कॉन्फिग, कॉन्फिग में हमारे जैसे हमारा जैसे पढ़ा है पैकेज डॉट जेसन, उसमें हमारे पास सब कुछ के सारे जो भी डिपेंडेंसीज उसके इन्फॉर्मेशन स्टोर रहते हैं, उसी टाइप में इसमें हमारे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी कि ये जो डिपेंडेंसी हमने डाला इसका वर्जन क्या है, इसका एपीआई एंड पॉइंट क्या है, और कहाँ कहाँ से आ रही है, कंपनी कौन सी है, ये सब चीजें कॉन्फिग डॉट फाइल में स्टोर रहती है। अब ये सारी चीजें हमने डाल दी, डिपेंडेंसीज हमारे पास आ चुकी है, ये सब चीजें हो चुकी हैं। अब इन सारे के सारे, ऐसे बहुत सारी फाइल्स आएंगे ना, डिपेंडेंसीज बहुत सारी हो सकती है। अब इन सारी की सारी डिपेंडेंसीज को हम क्रिएट कर देते हैं एक सिंगल फाइल में। इसको हम लोग बोलते हैं बैकिंग सर्विसेज। ट्रीट एक्सटर्नल सर्विसेज एज अटैच्ड रिसोर्स। अभी पूरी की पूरी चीज को एक सिंगल फाइल में हम अटैच कर चुके हैं। मतलब एक तरह समझो कि ये अलग अलग फाइल्स ही है अभी भी, पर ये क्या है, अटैच्ड हो चुकी है, पूरी तरह से इंटीग्रेट हो चुकी है, रेफरेंस रेफरेंस पूरी रेफर्ड हो चुकी है। ये हमारा बैकिंग सर्विसेज में आती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है बिल्ड, रिलीज एंड रन। मतलब इस पूरे चीज को अब बिल्ड बिल्ड करो, अब इसको पूरा बिल्ड करो, अब इसको एक प्रॉपर सिंगल प्रोग्राम में ले आओ। अभी तक हमने क्या किया, इसमें हमने डिपेंडेंसीज को रेफर कर लिया था, इसमें हमने इंटीग्रेट भी कर लिया कि हाँ इंटीग्रेशन परफेक्ट हो चुका है हमारा, अलग अलग सर्विसेज जो हमारी थी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इंटीग्रेट हो चुकी है। अब हम इसको एक बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड, बिल्ड किया यानी कि सबको एक फाइल में डाला, रिलीज किया यानी कि अब इसको रिलीज करके अब हम लोग इसको रन कर रहे हैं, बेसिकली ये भी रन स्टेजिंग में आ चुका है। रनिंग स्टेज में है हमारा ये फाइल, जिसमें सारी की सारी डिपेंडेंसीज अब एक फाइल ही में आ चुकी है, और इसको हम करने वाले हैं रन। ये एक सिंगल फाइल, इसको बोलते हैं ईएक्सी फाइल। हमने इसको भी एक्सप्लेन किया होगा पिछले लेक्चर्स में। ये जो फाइल होती है डॉट ओबीजी फाइल होती है, और ये जो फाइल होती है इसको हम लोग बोलते हैं ईएक्सी फाइल। यही हम लोग रन करते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, ईएक्सी, इसी फाइल को हम लोग रन करते हैं। बिल्ड, रिलीज, रन, ये प्रोसेस करने के बाद ये रन हो जाएगा। अब जब भी ईएक्सी फाइल रन होगा तो हमारा ये जो कोड बेस में जो भी चीज था वो एग्जीक्यूट करेगा। कोड बेस में क्या था, कोड बेस में था इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो वो क्या करेगा, ओएस याद करो, प्रोसेस बनाता है वो, प्रोसेस, तो अपना इंस्ट्रक्शन देगा हमें प्रोसेस। सिक्स स्टेप अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट द ऐप, प्रोसेस एग्जीक्यूट किया। अब प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, अब कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, नेक्स्ट स्टेप आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अब हमारे एचटीएमएल का आउटपुट कहाँ प्रोड्यूस होता है, कोई पोर्ट पे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि प्रोसेस हमेशा जो एग्जीक्यूशन होता है वो पोर्ट पे होता है, तो पोर्ट का एलोकेशन होगा हमारे पास
कि जैसे लोकल होस्ट 3000 पे हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है या कहीं और पोर्ट नंबर है 3000, तो ये आउटपुट देगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट बाइंडिंग। अब आप पोर्ट बताओ कि आप पोर्ट एक्सपोज करना बोलते हैं, टेक्निकल टर्म होता है पोर्ट को एक्सपोज करना। तो एक्सपोज द सर्विसेज, जिसमें कि आपका पोर्ट, आपका जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो जो आपका प्रोसेस था, ये आपका प्रोसेस था, वो एग्जीक्यूट कर रहा है किसी पोर्ट पे, तो पोर्ट बाइंडिंग हमने कर दी। अब ये पूरी चीजें हमने कर ली है जो हमारे सिस्टम में होने वाला है, ठीक है, ये पूरी चीजें हमने कर ली है। अब यहां से क्या है, ये पूरी चीज हमारी वर्किंग फ्लो हो चुकी है। अब क्या हर्ष, अब तो सब कुछ हो चुका है हर्ष, अब क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, कर सकते हैं ना। पहला ये जो पूरा प्रोसेस था, ये सिंक्रोनाइज्ड में था, यानी कि पहले एक प्रोसेस रन किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, टाइम बढ़ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, सबको कंकरेंट कर सकते हैं, कंकरेंसी। क्यों करना है कंकरेंसी, क्योंकि स्केलिंग में काम आएगा ना भाई, मल्टीपल चीजें अलग अलग पाइपलाइन में रन करेगी तो स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, टाइम कम लगेगा। तो इस प्रोसेस, ये सेमी प्रोसेस को हम कंकरेंट कर सकते हैं, प्रोसेस को कंकरेंसी मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हर्ष, और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें कंकरेंसी हमने कर दी, अब क्या मल्टीपल प्रोसेस एक साथ काम कर रही है, कंकरेंसी हमने सेट कर दी। डिस्पोजेबिलिटी, कि जो प्रोसेस है उसका स्टार्टअप और उसका जो शटडाउन है उसको फास्ट करना, मतलब स्टार्टअप तुरंत स्टार्ट होना और ग्रेसफुली उसको शट डाउन करना। क्योंकि प्रोसेस एक बार स्टार्ट हुआ, प्रोसेस कब शट डाउन करना है वो भी इंपॉर्टेंट है ना, कि अब मल्टीपल प्रोसेस तो चल रहे हैं एक साथ, पर जो प्रोसेस चल रहे हैं उसको बंद करना भी जरूरी है, और उसको स्टार्ट करना, फास्ट स्टार्ट करना भी जरूरी है। तो इस चीज में हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबिलिटी। तो हमने कंकरेंसी देख ली, फिर डिस्पोजेबिलिटी के काम आता है कि आप डिस्पोजेबल रहो, ठीक से। फिर नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट पैरिटी, यानी कि आप अपने इन्वायरमेंट को देखो, अपने प्रोडक्शन को देखो, और सिमिलर एज पॉसिबल, ये सब चीजें आप देखो कि ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बेसिकली आप सबका लॉग मेंटेन करो, प्रायोरिटी भी यही चीज है, आपका सबका नेक्स्ट स्टेप होता ही है लॉग मेंटेन करना, कि जो प्रोसेस दे रही है आउटपुट, ये सब कुछ सही काम कर रहा है कि नहीं। तो ये लॉग मेंटेन करो, ट्रीट लॉग एज इवेंट स्ट्रीम्स। और लॉग मेंटेन करने के बाद आपने पूरी चीजें का लॉग भी मेंटेन हो गया आपका, पूरा चीज आपका ऑटोमेटिक काम भी कर रहा है, कंकरेंसी भी हो रहा है, फास्ट स्टार्टअप भी कर रहे हो, अब प्रोडक्शन प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट भी कर लिया आपने, डेवलपमेंट भी कर रहे हो, प्रोडक्शन भी कर रहे हो, प्रोसेस को मैनेज भी कर रहे हो, लॉग भी मेंटेन कर लिया। नेक्स्ट काम है कि इसको संभालने वाला एक बंदा होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एडमिन प्रोसेस। तो आप एक एडमिन प्रोसेस भी, एक एडमिन को भी साइन ऑफ कर रहे हो, जो कि प्रोसेस को ऑन या ऑफ कर सके। ये 12 चीजें होती है, एक पर्टिकुलर 12 फैक्टर होते हैं क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन में, और इन 12 फैक्टर के बारे में हमको डिस्कस कर लिया, और ये सब चीजें इसमें आप देख सकते हो और डिटेल में समझ सकते हो उस डायग्राम में। जैसे ये था, पहले कोड बेस सेटअप किया हमने, ठीक है, हमने फर्स्ट कोड बेस सेटअप किया अपना, फिर हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल किए उसमें, कॉन्फ़िगरेशन करके एक YML फाइल बन गई। फिर हमने बैकिंग सर्विसेज यानी कि डेटाबेस वगैरह कुछ जो था वो इंस्टॉल कर दिया, और इसको एक पर्टिकुलर फाइल बना दिया। अब उस फाइल को हम लोग बिल्ड रिलीज रन करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर फाइल को अब हम लोग बिल्ड भी कर रन कर दिए। अब प्रोसेस जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। अब प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के बाद उसको एक पोर्ट चाहिए आउटपुट देने के लिए, तो पोर्ट बाइंडिंग के थ्रू करेंगे। अब क्या, ये सब करने के बाद हम लोग को कंकरेंसी चाहिए कि मल्टीपल प्रोसेस हमारे एक साथ काम करें, तो कंकरेंसी फॉलो करेंगे। डिस्पोजेबिलिटी पे देखेंगे, डिस्पोजेबिलिटी पे बहुत कंफ्यूजन होती है, आप लोगों को समझाता हूँ। अ प्रोसेस स्टार्टअप क्विकली लेस देन 4 सेकेंड्स में टू लॉन्च टू रेडी एंड शट डाउन द प्रोसेस इज कॉल्ड, मतलब सीक्वेंसिंग करना, हमने जॉब सीक्वेंसिंग एल्गोरिदम की थी, याद है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। वो सब डिस्पोजेबिलिटी पे काम आता है कि कौन से जॉब, कौन से प्रोसेस को आपको प्रायोरिटी देनी है, कौन से प्रोसेस को आपको बंद करना है जॉब सीक्वेंसिंग के थ्रू, ताकि ये बेटर हो सके। कंकरेंसी के बाद ये सब चीज करते हैं। फिर डेवलपमेंट प्रोडक्शन प्रायोरिटी, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। और जैसे एक, मान लो एक स्टेज है, एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है, अब इसको खत्म करने के बाद ये शुरू करना है, या दोनों कंकरेंसी में चल रही है, तो इसको इसके बाद इसको शुरू करना है, तो बीच में कोई टाइम का डिले रहता है ना, उस टाइम के डिले को कम करना वो बोलते हैं डेवलपमेंट प्रोडक्शन प्रायोरिटी। पढ़ सकते हो आप, देख लो इसमें लिखा हुआ सेम ही चीज लिखा हुआ है। यस, कंकरेंसी हो गया, डिस्पोजेबिलिटी। तो द मिनिमाइज द टाइम गैप बिटवीन डिप्लॉयमेंट आवर्स, यानी कि वही कि मल्टीपल जो प्रोसेस डिप्लॉय होता है उसके बीच का जो टाइम गैप होता है उसको मिनिमाइज करने को बोलते हैं डेव स्लैश प्रोडक्शन प्रायोरिटी या डेवलपमेंट प्रोडक्शन प्रायोरिटी। लॉग्स भी मेंटेन करना, कि जो भी आउटपुट स्ट्रीम है उसको मेंटेन करके चलना, कि आपने क्या क्या प्रोड्यूस किया। और लास्ट में एक एडमिन प्रोसेस को बिठा दो, जो कि आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है वन टाइम स्क्रिप्ट, या इन्वायरमेंट में सेटअप कुछ करना है, या कुछ भी आपको प्रोसेस को ऑन या ऑफ करना है, वो सब एडमिन प्रोसेस देख लेगा। तो ये 12 के 12 चीजें अगर आप में है, तो आप एक क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन बना सकते हो। और उसका एक, ये मैंने उसका प्रोडक्शन भी समझाया है, बिल्ड रिलीज रन में क्या होता है, जो एक सब स्टेप नहीं था उसमें। इस, ये जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए, ये मैंने समझने के लिए डाला है। ये जो है, ये अपने 12 फैक्टर से आपको याद करना है, इसी टाइप की स्टोरी से याद करना है।
स्टोरी के थ्रू, और ये पूरी चीज़ आपको लिख के आ जानी है एग्जाम में, मे बी एग्जाम में आ भी सकता है 12 स्टेप 12 फैक्टर एप्लीकेशंस। और ये एपीआई गेटवे, जिसको एपीआई के बारे में नहीं पता, ये नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे हम एपीआई गेटवे के बारे में, क्या चीज़ें होती है, ये इसमें के लिए नहीं था। सो इतना ही था, ये हमने यूनिट 2 आई थिंक खत्म कर ली है आज के लेक्चर में, पूरी चीज़ें कर ली। क्या क्या कर लिया हमने? एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पढ़ लिया, मोनोलिथिक, डिस्ट्रीब्यूटेड और माइक्रो सर्विसेज के फंडामेंटल्स देख लिए, डिजाइन अप्रोचेस देख ली, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस के 12 फैक्टर एप्लीकेशंस पढ़ लिए, बस। All good. Thank you for giving your time. Please share this video and have a nice day. Thank you.